चलो स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस पढ़ा था, है ना। ऑल्सो वी स्टडीड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, है ना। फिर हमने देखा था कि इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। उसके लिए हमने एक इलेक्ट्रोलाइट को एक कंडक्टिविटी सेल के अंदर भरा था, राइट। उसके जो दो वायर्स आ रहे थे उनको हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के अननोन रेजिस्टेंस वाले जगह पर लगा दिया था। एक वेरिएबल होता है, दो नोन होते हैं, उनको बैलेंस कंडीशन पे लाने के बाद हम अननोन रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो दैट वाज आवर रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट आर, व्हिच वाज नथिंग बट E by I। ओम्स लॉ देखा था हमने, इसका यूनिट था आपका ओम, है ना। फिर इसी का रेसिप्रोकल हमने लिखा था कंडक्टेंस, विच इज 1 by R, यूनिट हो जाएगा मो इनवर्स या फिर ओम इनवर्स या फिर मो या फिर सीमेंस, ठीक है। फिर एक क्वांटिटी देखी थी हमने, रेजिस्टिविटी R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। ये रेजिस्टेंस था, दिस इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी हो जाएगी RA बाय L। रेजिस्टिविटी वाज RA बाय L और यहीं से हमने यूनिट निकाली थी, दैट वाज ओम मीटर। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम। और डिफाइन भी किया था रेजिस्टिविटी को कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट सब्सटेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। 1 1 पुट कर दिए थे, ठीक है। अब जैसे हमने कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी निकाला था वैसी कंडक्टिविटी हो जाएगी। इट वाज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। जैसे कंडक्टेंस वाज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, वैसे ही कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। जहां पे अपने वैल्यू पुट करी थी तो इसको क्या नाम दिए थे अपन, कप्पा, है ना। तो कप्पा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो की जगह आप RA बाय L पुट कर दीजिए नीचे। जब ये ऊपर जाएगा तो L अपॉन RA, 1 अपॉन R को हमने G लिखा था और L बाय A क्या था, G स्टार, विच वाज सेल कांस्टेंट। याद आ रहा है ना। G इंटू G स्टार, दिस इज कप्पा। ये हमारा एक रिलेशनशिप हमने डिराइव किया था, ठीक है। यूनिट क्या थी कप्पा की, सीमेंस पर मीटर, है ना। क्योंकि हमने लिखा है कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल यूनिट करेंगे तो पर ओम पर मीटर, और पर ओम को हमने नाम दिया था सीमेंस पर मीटर, ठीक है। पर ओम को सीमन बोल रहे थे तो इट इज सीमेंस पर मीटर, ठीक है। क्लियर है, यहां तक हुआ था हमारा लास्ट क्लास में, ठीक है। चलिए एक और क्वांटिटी पढ़ेंगे, लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी तक तो हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट देखते हैं मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी, इसको लिखना ब्रैकेट में, इसका सिंबल है लैम्डा m, ठीक है। एक लैम्डा ये हमने पढ़ा, राइट। एक ये भी लैम्डा होता है, जैसे हमारे लेटर्स होते हैं ना, कैपिटल ए स्मॉल ए, वैसे ही ग्रीक वालों का भी कैपिटल लैम्डा स्मॉल लैम्डा। तो अब तक हम जो पढ़ते थे वो स्मॉल वाला लैम्डा था, ये वाला कौन है, कैपिटल लैम्डा, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन अपन इसको लैम्डा ही बोलेंगे। तो लैम्डा m से डिनोट करते हैं मोलार कंडक्टिविटी को, ठीक है। लिखिएगा डेफिनेशन इसकी, मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी is defined as the, molar conductivity is defined as the ratio of conductivity, ratio of conductivity to the concentration of the solution, to the concentration of the solution, to the concentration of the solution। कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, मोलारिटी, है ना। क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी कुछ ना कुछ मोलारिटी होगी ना। इलेक्ट्रोलाइट बना कैसे होगा, सॉल्ट को हमने पानी में मिलाया होगा, तो सॉल्ट आपका सॉल्यूट होगा, पानी आपका सॉल्वेंट होगा।
तो उसकी कुछ ना कुछ मोलैरिटी होगी, कंसंट्रेशन होगी, तो दैट इज अवर मोलार कंडक्टिविटी। नीचे लिखेगा इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एम, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एम एंड इज गिवन एज, it is denoted by lambda m and is given as lambda m is equals to, क्या लिखा हमने, रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी, तो कप्पा आ जाएगा, और नीचे अपन क्या लिखेंगे, सी फॉर कंसंट्रेशन, मोलैरिटी। नीचे लिखना वेयर कप्पा क्या है, कप्पा तो कंडक्टिविटी है, ये आपको पता है, कप्पा इज कंडक्टिविटी इन सीमेंस पर मीटर या सीमेंस पर सेंटीमीटर। जनरली हम सेंटीमीटर वाला यूनिट यूज करेंगे, है ना, क्योंकि हमारा कंडक्टिविटी सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है वो इसका लेंथ और एरिया मीटर्स में नहीं है, वो जनरली किस में रहेगा, सेंटीमीटर्स में रहेगा। तो कंडक्टिविटी इन सीमन पर मीटर या सीमेंस पर सेंटीमीटर, और जो सी है आपका वो क्या है, मोलैरिटी। सी इज मोलैरिटी इन, क्या होता है यूनिट, मोलैरिटी है, मोलैरिटी का यूनिट, बारे आगे पार्ट पीछे से पार्ट, मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर क्यूब। वाह, हाँ, तो क्या पूछ रहा है कि बता रहा है, हाँ, तो अच्छे से बता, कॉन्फिडेंस से बता, क्या होता है, मोल पर लीटर। अरे मोलैरिटी क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये यूनिट होता है मोलैरिटी का। लीटर्स को आप डेसीमीटर क्यूब भी बोल सकते हो, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब या मोल पर लीटर यूनिट, ठीक है। अब देखो यहां थोड़ा यूनिट मिसमैच हो रहा है, आपका ऊपर सीमेंस के साथ सेंटीमीटर है और नीचे मोल क्या है, लीटर है, तो आप उस लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो, समझ रहे हैं, कर सकते हैं कन्वर्ट। लीटर और मीटर क्यूब का रिलेशनशिप होता है ना, क्या होता है, 1000 लीटर मतलब 1 मीटर क्यूब होता है, 1000 लीटर मतलब 1 मीटर क्यूब। इसको ऐसे याद रखना कि एक एक अपने पास डब्बा है ना, वो उसका साइज 1 मीटर है, क्यूब है, तो 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ, 1 मीटर हाइट, इमेजिन कर रहे हो, यहां पड़ा हुआ है, तो इस डब्बे के अंदर 1000 लीटर पानी डाल सकते हैं। अब ऐसे याद रख लेना इसको कि 1 मीटर क्यूब में का मतलब 1000 लीटर, याद रहेगा। तो 1 मीटर क्यूब का मतलब 1000 लीटर है, इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो 1 मीटर का मतलब कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, और इसका पूरा क्यूब है, इस 1 मीटर की जगह मैंने 100 सेंटीमीटर डाला है, और ऊपर क्यूब तो है ना, इसको सॉल्व करते हैं तो आपको लीटर और सेंटीमीटर क्यूब में रिलेशनशिप आ जाएगा, तभी तो उसको रिप्लेस कर पाएंगे ना। तो 100 × 100 × 100 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे क्या है, 1000 लीटर, 3 जीरो यहां का काटो, 3 जीरो यहां का काटो, तो क्या आया, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। वैसे भी देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 ml होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 ml, और हमको पता है 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, क्लियर है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो इस लीटर की जगह आपको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं क्या, तभी आप दोनों को एक साथ डिवाइड करके आंसर लिख सकते हो, ठीक है। चलो पुट करो तो वैल्यू एक बार क्या आएगा, यूनिट क्या बनेगा, लैम्डा एम का यूनिट बताओ मुझे क्या बनना चाहिए, ऊपर हमारा है सीमेंस पर सेंटीमीटर, करेक्ट, सीमेंस पर सेंटीमीटर यही है, और नीचे हमारा क्या है, मोल पर लीटर, ऐसा है, अरे हाँ ना, ठीक है। अब सीमेंस पर सेंटीमीटर को ऐसे ही रहने दो, इसको ऊपर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, लीटर ऊपर और मोल इनवर्स, मोल नीचे रहेगा ना, ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स। अब लीटर की जगह क्या रखने वाले हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब और -1 +2 हो जाएगा, तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल ये यूनिट है, पर हमें 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान दो इधर, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी,
अगर आपने इसको मोल पर लीटर में रखा है तो आपको ऊपर 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जनरली देखो कंसंट्रेशन तो मोल पर लीटर में ही होती है ना, एम लिखा रहेगा बस कि आपके आपके सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है 0.5 m, इसका मतलब ही तो मोल पर लीटर होता है। एम मतलब मोलैरिटी, मोल पर लीटर, तो वो कंसंट्रेशन हमेशा मोल पर लीटर में ही दिया रहेगा मोस्ट ऑफ द केस में। तो अगर मोल पर लीटर में तो डायरेक्टली यहां पुट कर दो, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो ऑटोमेटिकली आपका आंसर सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में आ जाएगा। समझ में आ रही बात? और अगर मीटर में चाहिए ना तो आप 1000 से डिवाइड कर देना। लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कप्पा अपॉन सी इंटू 1000, तो ये आपका यूनिट आएगा सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और यहां आ जाएगा सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर है ये फॉर्मूला दोनों? कब 1000 से मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई ही नहीं करना है या डिवाइड ही नहीं करना। अगर पहले से ही क्वेश्चन में सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है या मीटर क्यूब में दिया है तो बस सिंपली डिवाइड कर दो, खत्म। तब फिर 1000 मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ये हम तभी करेंगे जब कंसंट्रेशन हमारा जो दिया हुआ है वो मोल पर लीटर में है। सुन रहे हैं क्या? इस कंसंट्रेशन इज इन मोल पर लीटर, तभी हमें ये काम करना है 1000 वाला, अदरवाइज विल नॉट डू इट। ठीक है, चलो कंप्लीट कर लो, ये फॉर्मूला लिख लो। ये हमारी पांचवी क्वांटिटी हो गई। ठीक है, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी। हो गया? ये मेहुल सिन्हा कौन है? हर्षित है क्या? हर्षित ना। डन। चलिए क्वेश्चन करते हैं, लिखिएगा क्वेश्चन एक। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ column of the electrical resistance of a column of कॉलम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक बार अगर इलेक्ट्रोलाइट उस कंडक्टिविटी से भरा गया तो वो एक कॉलम जैसा दिखेगा ना। कॉलम ऑफ 0.05 m, 0.05 m, बुक बंद कर दो तो, 0.05 m NaOH सॉल्यूशन, 0.05 m NaOH सॉल्यूशन, मतलब ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है ना, ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter, diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 into 10 to the power 3 ohm, is 5.55 into 10 to the power 3 ohm। इतना जो दिया डेटा क्या है पता है आपको? आपने वही व्हीटस्टोन ब्रिज लिया, उसके अननोन रेजिस्टेंस वाली जगह पर दो वायर लगाया, और वो दो वायर कहां से आ रहे हैं? उस कंडक्टिविटी सेल से। जिस कंडक्टिविटी सेल में आपने 0.05 मोलैरिटी वाला NaOH भरा है, और कितना भरा है, कितने लेंथ तक भरा हुआ है? 50 सेंटीमीटर तक। कितना डायमीटर वाला, वो सिलेंडर का डायमीटर दे दिया है, एरिया नहीं दिया है, तो डायमीटर सिलेंडर का वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर करके, है ना। हमारा जो सिलेंडर होता है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? एक सर्कल ही है नीचे वाला, तो उसके लिए डायमीटर दिए थे तो पाई आर स्क्वायर करके निकाल लेंगे, डायमीटर का हाफ करेंगे तो आर आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा।
ठीक है। तो ओके, निकालना क्या है, लिखो, रेजिस्टेंस दे दिया है आपको, कैलकुलेट रेजिस्टिविटी यानी कि रो, कॉमा कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा, एंड मोलार कंडक्टिविटी यानी कि लैम्डा एम। तीनों कैलकुलेट करना है, रो, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी। देखो पहले यही निकालना पड़ेगा, रेजिस्टिविटी, राइट, क्योंकि हमको पता है रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल करेंगे तो कंडक्टिविटी आ जाएगी, और कंडक्टिविटी को कंसंट्रेशन से डिवाइड करेंगे तो मोलार कंडक्टिविटी। फॉर्मूले क्या है सबके, ये हो जाएगा आर ए बाय एल, ये हो जाएगा 1 बाय रो, और ये कप्पा अपॉन सी। हमारा जो वैल्यूज दिए वो सब सेंटीमीटर में दी हुई है ना, तो आपको इंटू 1000, क्योंकि ये मोल पर लीटर में दिया हुआ है ना, एम लिखा ना 0.05 एम, यानी कि ये मोलारिटी है 0.05 एम मोल पर लीटर, इससे 1000 मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तीन फॉर्मूले लगाओ, तीनों के आंसर निकालो जल्दी से। आर आपको गिवन है, ए निकालो पहले, निकालिए ए, पाई आर स्क्वायर, आपका डायमीटर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर का, तो रेडियस हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर, तो एरिया हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 3.14 अपॉन 4 हो जाएगा ना, है ना, 3.14 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, तो उसको सॉल्व कर लो। 0.3 तो जाने नहीं वाला 4 से, 0.7 टाइम्स में 28, रिमाइंडर बचा 3, 34, क्या बोले, 8 टाइम्स में 32, रिमाइंडर बचा 2, 20, 4 5 जा 20, ये आपका आ गया एरिया 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या, इजी था कैलकुलेशन, सिर्फ 4 से डिवाइड करना था, तो 4 से किए ना अपन, पहले 0 टाइम्स में जाएगा, फिर 31, 28 7 टाइम्स में, रिमाइंडर बचा 3, 34, 32 8 टाइम्स में, रिमाइंडर बचा 2, 0, 20 5 टाइम्स में, रिमाइंडर बचा 0, तो 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। लेंथ आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर, चलो फॉर्मूले में पुट कर दो बस, तो 5.55 इंटू 10⁻³ आर की वैल्यू ए की जगह हो जाएगा 0.785 अपॉन एल इज 50। कैलकुलेशन भी ज्यादा कोई टफ नहीं है, ये 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दो तो 785 हो जाएगा, है ना, यहाँ आपको ये कैंसिल भी हो जाएगा 5 से, ये 10 टाइम्स में और ये 1.11 टाइम्स में, बस आपको 111 को 785 से मल्टीप्लाई करना है, बाद में 10 से डिवाइड कर देना है। सुन रहे हैं क्या, 111 इंटू 785, बस यही कैलकुलेशन है अभी तक, तो 111 इंटू 785, पॉइंट लगा लेना फिर, और फिर 10 से डिवाइड कर देना, दैट विल बी योर रेजिस्टिविटी। देखो तो कितना आएगा, यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट है ना, यूनिट समझ के लिखना, क्या लिख रहे हैं, क्या यूनिट आएगा। बाकी लोग भी निकालिए जल्दी से। गलत है, 87 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 8 पॉइंट कैसे आ रहा है, एग्जैक्ट आया ना, हाँ 87.135 यूनिट। क्या निकाल रहे हैं अपन, रेजिस्टिविटी ना, उसका यूनिट क्या होता है, कितना टाइम लगाओगे तो फिर तो हो गया। कहाँ साइमन आ गया इसमें अभी तक, अभी पर ओम तो किया ही नहीं ना हमने, सीमेंस तो पर ओम करने पर आता है ना, तो कंडक्टिविटी और मोलार कंडक्टिविटी में आप सीमेंस लेके आना, जब तक आप रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी करो तब तक तो ओम चलाओ, है ना। ऐसे देखो ना आप, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है, तो रो इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल,
एक एक यूनिट कैंसिल हो जाएगी, मीटर मीटर स्क्वायर, तो क्या बचा ओम मीटर, पर क्योंकि यहाँ पे अपन के सारे यूनिट सेंटीमीटर में है तो ये क्या हो जाएगा यूनिट ओम सेंटीमीटर, समझे क्या? ओम सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी हियर। चलो ये तो एक पार्ट हुआ। अब सेकेंड पार्ट कप्पा 1/87.135, कप्पा निकालने के लिए रेसिप्रोकल कर दो 1/रेजिस्टिविटी, तो इसको आप 1000/87,135 कर सकते हैं और फिर इसको डिवाइड करो 1000 को 87,135 से, तो पहले तो जाने नहीं वाला है ना, फिर आपने एक जीरो लगाया उसके बाद भी नहीं जाने वाला, फिर एक और जीरो लगाओगे तब जाके वन टाइम में जाएगा, है ना, 87,135। एम आई क्लियर? उसके बाद एक और डेसिमल लेते हैं, ये भी एक ही बार में जाएगा, है ना, और अगर एक और लेंगे तो ये जाएगा अराउंड 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स ही जा सकता है क्या? हाँ तो 3 ले लो चलो। ओके तो बस फाइनल आंसर लिखो 1 पॉइंट या फिर 0.0113 यूनिट सीमंस पर सेंटीमीटर, सीमंस पर ओम पर सेंटीमीटर होगा ना, इसका उल्टा कर दो, ये जो आपने बनाया ना यहाँ पे, ये इसी का तो उल्टा किया ना आपने, तो वैल्यू को उल्टा किया तो यूनिट को भी उल्टा करो, तो पर ओम पर सेंटीमीटर, और पर ओम को ही हम सीमन बोल रहे हैं, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 0.0, एक्चुअली वो 4 से जा रहा है ना, आप कैलकुलेशन करोगे प्रॉपर तो जाएगा 4 से, 0.0114 सीमन पर सेंटीमीटर, सीमंस पर सेंटीमीटर, ठीक है। चलो लास्ट, मोलार कंडक्टिविटी, कप्पा आपने निकाल लिया है 0.0114 इंटू 1000 अपॉन 0.05, ये भी इजी कैलकुलेशन है ना, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हो जाएगा 11.4 और नीचे 0.05 है, 5 से तो डिवाइड करना है, बताओ मुझे फाइनल आंसर क्या आएगा? ये आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 11.4 और फिर इसके दो जीरोस ऊपर आएंगे तो ये अल्टीमेटली 1140 हो जाएगा अपॉन 5, ऐसा आएगा देखो 1140 अपॉन 5 कितना 228, बस एग्जैक्ट आ रहा है क्या उतना ही? ठीक है 229.6 है, देखिए अपन ने ना वहां पर और डिजिट बढ़ाया नहीं है, यहाँ पे क्या है डेसिमल के बाद 5 डिजिट तक आंसर लाया उसका, मतलब 0.01148 भी आया उसका, अगर आप इतना डिजिट तक जाओगे तो यहाँ थोड़ा बहुत आंसर में वेरिएशन हो सकता है, चलेगा इतना, ठीक है। तो इसका यूनिट अभी तो निकाले रे भाई, सीमन को स्क्वायर मत करो भाई, सीमन तो सीमन ही है, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, अरे अभी तो सेंटीमीटर क्यूब और पर सेंटीमीटर कैंसिल होकर के सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया था ना, और मोल पर मोल हो गया था, ठीक है, तो ये हमारा मोलार कंडक्टिविटी का यूनिट, ठीक है, डन। एक और लिखो क्वेश्चन, लिख रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, resistance of a conductivity cell, resistance of a conductivity cell filled with
0.1 मोल पर लीटर, अगेन देखो कंसंट्रेशन हमेशा मोल पर लीटर में ही दिया हुआ रहता है, ठीक है। 0.1 मोल पर लीटर केसीएल सॉल्यूशन, केसीएल सॉल्यूशन, इसके पहले वाले क्वेश्चन में NaOH लिए थे इलेक्ट्रोलाइट, अब केसीएल ले रहे हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। KCl solution is 100 ohm, is 100 ohm, is 100 ohm। यहां तक क्लियर है क्वेश्चन? अगेन वही कंडक्टिविटी सेल में केसीएल को भरे, उसको व्हीटस्टोन ब्रिज में लगा दिए, तो कितना आया अननोन रेजिस्टेंस? 100 ओम, ठीक है, फुल स्टॉप। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, if the resistance of the same cell, if the resistance of the same cell when filled with, when filled with, when filled with 0.02 mole per liter, 0.02 mole per liter KCl solution, 0.02 mole per liter KCl solution is 520 ohm, is 520 ohm, is 520 ohm, comma, calculate the conductivity and molar conductivity, calculate the conductivity and molar conductivity of 0.02 m KCl solution, of 0.02 m KCl solution, full stop. The conductivity of 0.1 m KCl solution, the conductivity of 0.1 m KCl solution is 1.29, is 1.29 सीमन पर मीटर, सीमन पर मीटर, सीमन पर मीटर, ठीक है। देखो क्या क्या गिवन है आपको, दो केसेस दिया हुआ है, कंडक्टिविटी सेल सेम है, यानी कि उनका सेल कांस्टेंट सेम होगा। सुन रहे हैं क्या? L बाई ए का रेशियो सेम होगा, कि हमने सेम कंडक्टिविटी सेल लिया है, बस कंसंट्रेशन तो चेंज किए हैं। पहले हमने जो केसीएल सॉल्यूशन लिया है उसका कंसंट्रेशन 0.01 है ना, 0.1 है, 0.1 एम है पहले वाले का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। तब इसका रेजिस्टेंस कितना आया? 100 ओम। और लास्ट लाइन में इसका कंडक्टिविटी भी दिया है, ये इसका कंसंट्रेशन है, ये इसका रेजिस्टेंस है, और कंडक्टिविटी कितना दिया कप्पा? 1.29 सीमन पर मीटर। ये तीन डेटा गिवन है। सेकेंड वाले केस, ये फर्स्ट केस हो गया, ठीक है। सेकेंड वाले केसीएल सॉल्यूशन के लिए आपको क्या क्या दिया हुआ है? उसका कंसंट्रेशन 0.02 एम है, नहीं ये 0.1 है, वो 0.02 है, लिखे तो दो है ना, सेकेंड वाला यही तो है, लिखे हैं 0.02, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस कितना आया? 520 ओम। और इसका आपको कंडक्टिविटी और मोलार कंडक्टिविटी निकालने बोला है। ये है क्वेश्चन पूरा, समझे क्या? तो क्या करेंगे, कैसे निकाल सकते हैं? देखो ये सिर्फ कंसंट्रेशन और रेजिस्टेंस से आप कंडक्टिविटी नहीं निकाल पाओगे, राइट। हमारा फॉर्मूला क्या था कंडक्टिविटी का? एक हमने निकाला था ना, G इंटू जी स्टार था ना, G इंटू जी स्टार। अब G तो अपन निकाल लेंगे, R दिया तो 1/G करना है, मतलब 1/R करना, तो G आ जाएगा, पर G स्टार तो नहीं पता ना। बट कुछ दौड़ा दिमाग, क्या करना पड़ेगा? कप्पा की वैल्यू पहले सॉल्यूशन के लिए तो दी है ना, तो कप्पा और आर की हेल्प से जी स्टार यहां निकाल लो, कंडक्टिविटी सेल तो सेम है, तो जो जी स्टार की वैल्यू इसके लिए होगी वही जी स्टार की वैल्यू इसके लिए होगी। तो इस गिवन डेटा से फर्स्ट वाला जो सॉल्यूशन का डेटा आपको गिवन है, उससे पहले आप जी स्टार निकालो,
और फिर यहां पुट करके इसका कप्पा निकालो, इसका कप्पा आ जाएगा, फिर कप्पा बाय सी तो दिया ये, तो उसका मोलार कंडक्टिविटी आ जाएगी। समझे क्या? तो ये क्यों दिया था समझ में आ गया ना, ताकि आप इससे जी स्टार निकाल सको। करिए, तो कप्पा इज इक्वल्स टू जी बाय जी स्टार, या फिर जी स्टार इंटू आर लिख दू डायरेक्ट, जी स्टार अपॉन आर, सॉरी मैंने रिप्लेस कर दिया ना जी को 1 बाय आर से, क्योंकि अपने पास क्वेश्चन में तो आर ही गिवन है। अरे हाँ है ना, है ना, तो 1 बाय आर बैठ के निकालते मत रहना कि जी निकाल रहे हैं, जरूरत ही नहीं ना निकालने का, आप सीधा आर को डिवाइड करो और आर को यहां मल्टीप्लाई करना है। नो नीड टू डू 1 बाय आर कि आप पहले जी निकालो और फिर पुट करके फिर डिवाइड करो। एम आई क्लियर? देखिए अल्टीमेटली अगर आप इसको यूज करोगे तो पहले आप जी निकालने के लिए 1 बाय आर कर डालोगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको वापस नीचे डिवाइड करोगे कप्पा से, तब जी स्टार आएगा। तो उतना कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आप जी की जगह सीधा 1 बाय आर रखो, आर की वैल्यू 100 दिया हुआ है, कैलकुलेशन भी इजी है, सीधा 100 मल्टीप्लाई करो कप्पा में तो जी स्टार आ जाएगा। सुन रहे हैं? करो जल्दी, कितना आ जाएगा जी स्टार? 100 से मल्टीप्लाई करो तो 129 आएगा, पर वो पर मीटर होगा ना, उसको पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना, तो 1.29 आ जाएगा पर सेंटीमीटर। हाँ या ना? कप्पा इज इक्वल्स टू जी स्टार अपॉन आर, तो जी स्टार इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू आर, 1.29 इंटू 100, दैट विल बी 129 पर मीटर, या फिर 1.29 पर सेंटीमीटर, 1.29 पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये निकालने नहीं बोला था हमको, बट इसको निकालने की जरूरत पड़ेगी अपन को, यहां जी स्टार चाहिए ना। अब ये जी स्टार के यहां पुट करो और कप्पा निकाल लो, निकल जाएगा। अपने पास आर तो है ना, तो जी की जगह 1 बाय आर पुट करो और जी स्टार से मल्टीप्लाई कर दो, तो कप्पा कितना हो जाएगा? जी स्टार अपॉन आर, व्हाट इज जी स्टार? 1.29 डिवाइडेड बाय व्हाट इज आर? 520। ये हमारा कप्पा आ जाएगा सेकेंड सॉल्यूशन के लिए। और एक बार कप्पा निकल गया तो कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन से डिवाइड कर देना और मोलार कंडक्टिविटी आ जाएगी। जल्दी निकालो। मीटर में चाहिए तो मीटर में भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना, चलेगा। कि आपने इसको मीटर में रखा और यहां भी 129 ही पुट कर दिए सीधा मीटर में, तो आपका आंसर सीमन पर मीटर में आएगा, और फाइनल आंसर सीमन पर मीटर स्क्वायर, सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल में आएगा आंसर। ठीक है, चलेगा जैसा आपको ठीक लगे। तो अगर मीटर में चाहिए तो 129 लेके सॉल्व कर लो। कितना रहा ये? बहुत छोटा वैल्यू आएगा ये, है ना। आप 1.1 को 520 से डिवाइड कर रहे हो, बहुत बार तो 0 0 आएगा पॉइंट के बाद, है ना। ये आना चाहिए। चलो निकालो, एक दो नंबर बताओ, फिर मैं आगे हेल्प करता हूँ। और आगे एक दो वैल्यू और निकाल लो, एटलीस्ट 3 नॉन जीरो डिजिट तो निकालो। नहीं, 4 से जाएगा, देखो जीरो के बाद एटलीस्ट 3 नॉन जीरो डिजिट निकालो, वही कंसेप्ट ना इसने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। देखो, जीरो के बाद एटलीस्ट 3 या 4 नॉन जीरो डिजिट, 3 भी चलेगी, अपन ने 3 तक किया था, अभी भी 3 तक कर लो एटलीस्ट। 0.0024 तक तो आ रहा है, एक और डिजिट बताओ मुझे। 8, ठीक है। यूनिट सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सीमन पर सेंटीमीटर। अभी तो कंडक्टिविटी निकाले ना, अभी मोलार कंडक्टिविटी कहां निकाले अपन। ठीक है,
वो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करते तो कितना आता? 0.248 सीमन पर सॉरी मीटर। दोनों करेक्ट है ना? ठीक है, चलो लास्ट लैम्डा एम। हाँ, सेकेंड केस में हाँ ठीक है, तो वही तो कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं ना। आर दिया था, जी इंटू जी स्टार है, तो जी की जगह 1/r पुट किए ना, वही तो फॉर्मूला है ना। डाउट कुछ? लैम्डा एम निकालने के लिए कप्पा अपॉन सी। अब आपके ऊपर है, आप ये वाला ले रहे हो, मतलब आपको सेंटीमीटर में आंसर चाहिए कि मीटर में आंसर चाहिए। अकॉर्डिंगली हम 1000 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर आप ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो 1000 से, तो आपका आंसर सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में आएगा। कप्पा की भी ये ऊपर वाली वैल्यू पुट करना, फिर 0.00248 इंटू 1000 अपॉन व्हाट इज कंसंट्रेशन इसका? 0.02, 0.01, 0.1 मत ले लेना। फर्स्ट केस तो खत्म हो गया हमारा। फर्स्ट केस का हमने यूज सिर्फ जी स्टार निकालने के लिए किया है। बाकी आपसे क्वेश्चन में तो 0.02 वाले का पूछा है ना, दोनों वैल्यू। सुन रहे हैं क्या? ओके, सिंपल है कैलकुलेशन। 124, वेरी गुड, 124। ये तो आपका 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 2.48 हो जाएगा। पॉइंट पॉइंट कैंसल, 248/2, 124 यूनिट सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर है ये? वही मीटर में लाते तो ये 1.24 हो जाता ना। हो गया, चलिए नेक्स्ट हैंड डालिएगा। वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस कॉमा कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी। वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी, मतलब जी, कप्पा एंड लैम्डा एम विथ डाइल्यूशन, विथ डाइल्यूशन, विथ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मीनिंग मैंने लास्ट क्लास से बताया था ना, कि अपन और सॉल्वेंट ऐड करते जाएंगे तो द सॉल्यूशन विल बिकम डाइल्यूट। तो उससे इन तीनों को क्या फर्क पड़ेगा, इनकी वैल्यूज कैसे वेरी करेगी अगर हम सॉल्यूशन को और डाइल्यूट करते जाते हैं तो। आपको याद है हमने लिखा था ना कंसंट्रेशन के साथ, कि अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो कंडक्टिविटी बढ़ती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बढ़ती है। क्योंकि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे अपन, तो अगर अपन डाइल्यूशन कर रहे हैं तो मोर एंड मोर सॉल्यूट विल आयनाइज। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिखा था हमने। और स्ट्रॉन्ग के लिए क्या लिखा था हमने, कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो इंटर आयनिक अट्रैक्शंस कम हो जाएंगे। ये पहले इतनी जगह में आयंस थे, अब जगह थोड़ी सी बढ़ गई है पर आयंस तो उतने ही हैं, तो दे विल गेट मोर स्पेस। तो वहां पे इंटर आयनिक इंट्रैक्शन थोड़े से कम हो जाएंगे। ठीक है, उससे कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, हमने लिखा है। ठीक है, चलो उसको लिखते हैं नीचे फिर से। इन जनरल, इन जनरल, इन जनरल, for weak as well as strong electrolyte, for weak as well as strong electrolyte, for weak as well as strong electrolyte, electrolytic conductance, electrolytic conductance and molar conductivity
electrolytic conductance and molar conductivity increase with dilution. Increase with dilution. Increase with dilution. Electrolytic conductance यानी कि G and molar conductivity यानी कि lambda m increase with dilution. Whereas the conductivity decrease with dilution. Conductivity decrease with dilution. एक पैराग्राफ बनाइएगा, नेक्स्ट दोनों का रीजन लिखते हैं. लिखेंगे द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन, द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन, the conductance of a solution is due to the presence of ions in the solution. The conductance of a solution is due to the ions, the presence of ions in the solution. The conductance of a solution is due to the presence of ions in the solution. Full stop. The greater the number of ions, the greater the number of ions, the greater is the conductance. The greater the number of ions, the greater is the conductance. Full stop. On dilution, ये ऊपर जो हमने एक लाइन लिखी है तो ये लिखिए कि जितना ज्यादा आयंस होंगे उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा. अब डाइल्यूशन से आयंस बढ़ रहे हैं इसलिए कंडक्टेंस बढ़ रहा है. तो ऑन डाइल्यूशन मोर आयंस आर प्रोड्यूस्ड. ऑन डाइल्यूशन मोर आयंस आर प्रोड्यूस्ड. मोर आयंस आर प्रोड्यूस्ड. So conductance increases on dilution. So conductance increases on dilution. So conductance increases on dilution. Next paragraph, ये conductance के बारे में हुआ. Next paragraph लिखेगा. The conductivity of an electrolyte, the conductivity of an electrolyte falls with dilution, falls with dilution because the number of current carrying particles, because the number of current carrying particles per centimeter cube of the solution, per centimeter cube of the solution, number of current carrying particles per centimeter cube of the solution becomes less, becomes less and less on dilution. दो बार लिखेंगे, become less and less on dilution. Become less and less on dilution. देखो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपने जब डाइल्यूशन किया तो पानी बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ गया, पर आयंस उतने ही हैं तो पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयंस डिक्रीज हो गए. मतलब पहले उतनी जगह में ढेर सारे आयन थे, अब जगह थोड़ी बढ़ गई, आयंस थोड़े से पर सेंटीमीटर क्यूब में कम हो गए. इसलिए बोल रहे कि जो कंडक्टिविटी, एक्चुअली इसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलेंगे अपन, कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी. ठीक है. हाँ, मोलार कंडक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि देखो डाइल्यूशन करते समय क्या होता है, आपने क्या लिखा, लैम्डा एम इज कप्पा अपॉन सी. डाइल्यूशन करते हैं मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो लैम्डा एम बढ़ना चाहिए. ये तो दिख ही रहा है मेरे रिलेशनशिप से, तो इसके लिए भी एक लाइन लिख लो नीचे. मोलार कंडक्टिविटी
मोलार कंडक्टिविटी increases on dilution molar conductivity increases on dilution because on dilution the concentration decreases because on dilution concentration decreases because on dilution concentration decreases ठीक है तो इसकी थोड़ी सी और स्टडी करते हैं मोलार कंडक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं अभी सिर्फ हेडिंग में मोलार कंडक्टिविटी लिखेगा वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन अभी तो हमने तीनों को लिख दिया कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी ठीक है बट अब सिर्फ हम मोलार कंडक्टिविटी को ही फोकस करके एक ग्राफ वगैरह बनाएंगे इसका कि कैसे डाइल्यूट करते समय इसका कंडक्टिविटी बढ़ रहा है ठीक है तो हेडिंग रहेगा वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन हेडिंग सेम है बस हम यहां पर सिर्फ फोकस कर रहे हैं किसके बारे में लैम्डा एम के ऊपर वी आर फोकसिंग ऑन लैम्डा एम ठीक है चलो यहां ध्यान देना देखो उसको ग्राफिकली भी समझते हैं मोलार कंडक्टिविटी दोनों की बढ़ेगी वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी और स्ट्रॉन्ग की भी पर ज्यादा किसकी बढ़ने वाली है नहीं स्ट्रॉन्ग में तो आयंस पहले से ही डिसोसिएटेड है ना फुल्ली आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो बस उनका इंटर आयनिक इंटरेक्शन कम हो रहा है उनको जगह ज्यादा मिल रही है तो उसके कारण उनकी मोलार कंडक्टिविटी बढ़ेगी बट उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी जितनी की वीक की बढ़ने वाली क्यों क्योंकि वीक में तो आयंस भी क्रिएट होने वाले हैं ना आप जब डाइल्यूशन कर रहे हो तो कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी अपने आयंस में डिसोसिएट होने वाले तो यहाँ पे आयंस का भी काउंट बढ़ने वाला है ठीक है तो आप ऐसा समझो कि जब कंसंट्रेशन ज्यादा था मतलब अगर मैं एक्स एक्सिस में इस तरफ जा रहा हूं मतलब कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो मान लेते हैं ये कंसंट्रेशन है आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट का या उसकी मोलार कंडक्टिविटी ये है और मोलार कंडक्टिविटी ज्यादा कंसंट्रेशन में वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ज्यादा होगी मैंने ऊपर जो पॉइंट बनाया है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है और जो नीचे पॉइंट बनाया है ये क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए समझ रहे हैं क्या ये क्या है जब कंसंट्रेशन ज्यादा है ठीक है जब कंसंट्रेशन ज्यादा है तो नॉर्मली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन सॉरी मोलार कंडक्टिविटी ज्यादा होती है और वीक की कम होती है ठीक है अब हम क्या करने वाले हैं इसका कंसंट्रेशन कम करने वाले हैं दोनों का ही डाइल्यूशन करने वाले हैं डाइल्यूशन करना मतलब कंसंट्रेशन कम करना हाँ पानी डालना मतलब कंसंट्रेशन कम करना जब हम ये काम स्ट्रॉन्ग के लिए करेंगे ना तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी आपको दिख रहा बढ़ रही है ना ये बढ़ती जाएगी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा ठीक है थोड़ा सा आपको टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होगा पर वो स्ट्रेट लाइन है ठीक है ये किसकी बात कर रहे हैं अपन स्ट्रॉन्ग की बढ़ तो रही है बट कितना रेट से बढ़ी सिर्फ इतना ही बढ़ी वही मैंने थोड़ा ज्यादा नीचे बना दिया ना एरो कितना बनी वो सिर्फ इतनी तो बढ़ी ना अब पहले की वैल्यू देखो कितनी थी ये थी पहले की वैल्यू आपने कंसंट्रेशन आपने डाइल्यूशन करना चालू किया यानी आपने कंसंट्रेशन कम करना चालू किया तो उसकी मोलार कंडक्टिविटी बढ़ रही है बट उतने रेट से नहीं बढ़ रही है बस ठीक है यही काम जब हम वीक के साथ करेंगे ना तो इनकी मोलार कंडक्टिविटी ड्रास्टिकली बढ़ती है ऐसे ये वीक इलेक्ट्रोलाइट लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं CH3 वीक और इसको ले लेते हैं HCl या NaCl समझ रहे हैं क्या तो आपको जो दो ग्राफ सामने दिख रहे हैं ना ये किसके ग्राफ हैं इट इज द वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों का मोलार कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ बढ़ रहा है बट सिग्निफिकेंटली किसका बढ़ रहा है वीक का स्ट्रॉन्ग का बढ़ रहा है बट उतना ज्यादा रेट से नहीं बढ़ रहा है ठीक है सोचो डाइल्यूशन करते 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 आपने इतना पानी डाल दिया कि कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो हो गई आप ऐसे सोचो ना कि आपने पहले एक ग्लास पानी में शक्कर घोली थी 1 चम्मच
अब आपने उसमें इतना पानी डाल दिया, इतना ज्यादा पानी डाल दिया, एक टंकी पानी डाल दिया पूरा उसमें, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। समझ गया ये वर्ड? कि आपने इतना सारा पानी डाल दिया है कि अपन इनफाइनाइट बोल दिया उसको, डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो गया। कंसंट्रेशन जीरो हो गई, बट जीरो बोलना सही नहीं है क्योंकि शक्कर तो है ना उसमें, भले बहुत कम हो गई कंपैरिजन टू प्रीवियस केस, उसमें कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम हो गया है, तो आप जीरो कंसंट्रेशन बोल सकते हो। आप प्रैक्टिकली उसको जीरो तो नहीं कर सकते क्योंकि शक्कर तो घुली हुई है उसमें, आप प्रैक्टिकली उसको जीरो नहीं कर सकते। बट एक साइंटिस्ट है, उन्होंने जब स्टडी की ना, तो उन्होंने देखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो स्ट्रेट लाइन बन रही थी, उन्होंने उसके लिए एक इक्वेशन निकाला और इसलिए स्ट्रेट लाइन बन रही है। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है। और उन्होंने क्या किया, अब आप कंसंट्रेशन जीरो तो थ्योरी मतलब प्रैक्टिकली तो नहीं कर सकते कंसंट्रेशन जीरो, आप पानी ऐड करते चलो, ऐड करते चलो, ऐड करते चलो, मोलार कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी, पर वो प्रैक्टिकली नहीं हो पाएगा, बट थ्योरेटिकली ग्राफ में तो कर सकते हैं ना अपन। तो उन्होंने क्या किया, ग्राफ पहले इतना बनाया, फिर उन्होंने क्या किया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन थी तो स्ट्रेट लाइन को हम एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। एक्स्ट्रापोलेट का मतलब आगे पीछे खींच सकते हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो आपको पता है ये आगे जाएगी तो यहीं जाएगी और पीछे आएगी तो यहीं आएगी, राइट? तो उन्होंने भी यही किया। इन्होंने क्या किया, अब प्रैक्टिकली तो वो जीरो कंसंट्रेशन कर नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने इसको पीछे मीट कराया। यहां मीट कराने का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन जीरो, जो वो प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे थे एक्सपेरिमेंट करते वक्त, बट थ्योरेटिकली ऑन पेपर तो कर दिए ना। और उस समय जो मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू आई, उसको उन्होंने नाम दिया लैम्डा एम नॉट। वो जीरो क्या बता रहा है, जीरो कंसंट्रेशन, तो इसका नाम दिया उन्होंने। देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब आप कंसंट्रेशन नेगेटिव तो नहीं कर सकते ना, कर सकते हैं क्या नेगेटिव? या तो नहीं होगा या तो होगा, होगा तो कुछ पॉजिटिव साइड में जाएगा, नहीं होगा तो जीरो होगा। नेगेटिव कैसे कर सकते हो, मतलब पानी से नमक ले लिए क्या? नहीं हो सकता ना। तो अब इस तरफ नहीं जाएंगे अपन, समझ रहे हो क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? वी विल नॉट गो टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, हम यहीं तक अपने आप को सीमित रखेंगे। और ये जो वैल्यू आई है ना, ये हाईएस्ट मोलार कंडक्टिविटी वैल्यू है, आया ना। आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ये और नीचे जाएगा, आप घटाएं तब तो ये ऊपर आया ना। अब इससे कम तो कंसंट्रेशन आप कर नहीं सकते, जीरो कंसंट्रेशन से ज्यादा, तो इस वैल्यू को हम कहते हैं लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। लिमिट मतलब उसकी लिमिट में वो पहुंच चुका है, उस सॉल्यूशन की मोलार कंडक्टिविटी की हाईएस्ट वैल्यू यही है जब आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया या जीरो कंसंट्रेशन कर दिया। तो जो वैल्यू आएगी उसको अपन क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, डिनोटेड बाय लैम्डा एम नॉट, है ना। इसका एक नाम और दिया गया, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दोनों बोल सकते हो आप इसको, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब जीरो कंसंट्रेशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब जीरो कंसंट्रेशन। अब वो टंकी का पानी आपको मीठा लगेगा क्या? पर ऐसा तो नहीं बोल सकते ना उसमें शक्कर नहीं, आपने तो खुद डाला था एक चम्मच शक्कर, तो प्रैक्टिकली उसका कंसंट्रेशन जीरो नहीं कर सकते। बट स्ट्रेट लाइन इसका बन रहा था जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना चालू किया ना। ये स्ट्रेट लाइन कैसे बना होगा, उन्होंने धीरे धीरे कंसंट्रेशन कम करनी चालू करी, मोलार कंडक्टिविटी बढ़ती गई, ऐसे करके एक एक सारे पॉइंट प्लॉट किए, पॉइंट प्लॉट करते गए और स्ट्रेट लाइन बन गई, राइट। सेम काम उन्होंने वीक के साथ किया, बट उसका स्ट्रेट लाइन नहीं बना, उसका क्या बना, कर्व बना। अब वो ये सोच में आ गए कि इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला मोलार कंडक्टिविटी कैसे निकाले, इसकी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी कैसे निकाले। इसका तो स्ट्रेट लाइन था, स्ट्रेट लाइन को पीछे प्रोड्यूस किए तो वाई एक्सिस में एक जगह कट रही थी। अभी मत बनाओ ग्राफ, मैं बनवाऊंगा, छोड़ दो, अभी पहले कंसेप्ट समझो। क्या बोला मैंने, स्ट्रेट लाइन को तो अपन आगे पीछे खींच सकते हैं, तो हम ग्राफ से वैल्यू निकाल लिए, बट कर्व को कैसे खींचोगे आप ऊपर? कर्व तो कहां जाकर वाई एक्सिस में मीट करेगा हमें क्या पता। तो वो ग्राफ से वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी नहीं निकाल पा रहे थे, समझे क्या? ये लिमिटेशन था, ही वाज अनेबल टू फाइंड द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी या मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ प्लॉट जरूर किया उन्होंने, बट निकाल नहीं पाए जीरो के लिए, क्योंकि वो कहां, ये तो अपन को दिख रहा है कि वो यही मीट करने वाली है, स्ट्रेट लाइन तो वही जाएगी, बट ये कर्व को कहां मीट कराएंगे नहीं पता उनको, समझ रहे ना। तो उन्होंने ग्राफ की हेल्प से वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं निकाल पाए थे। एम आई क्लियर? उसके लिए अपन क्या मेथड करेंगे वो अपन आगे क्लासेस में देखेंगे कि कैसे अपन एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी मैक्सिमम कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का निकल जाएगा मैक्सिमम कंडक्टिविटी बाय प्रोड्यूसिंग द लाइन बैकवर्ड्स, और देखेंगे कहां वो वाई एक्सिस में
मीट हो रहा है, वही उसकी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी, और उसको अपन डिनोट कर रहे हैं लैम्डा एम नॉट। क्लियर है? ये ग्राफ समझ में आया क्या? हमको पीछे ला रहे हैं ग्राफ को, मतलब हम कंडक्टिविटी को, सॉरी कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं। पीछे आना मतलब कंसंट्रेशन कम करना, आगे बढ़ना मतलब कंसंट्रेशन को बढ़ाना। तो हम पीछे आ रहे हैं मतलब कंसंट्रेशन कम हो रहा है पर मोलार कंडक्टिविटी बढ़ रही है, जैसा हमने अभी लिखा है कि डायल्यूशन के साथ मोलार कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो दोनों की बढ़ाना है, बस वीक की ज्यादा तेजी से बढ़ाना है और स्ट्रॉन्ग की कम तेजी से बढ़ाना है। इसकी स्ट्रेट लाइन रहेगी, इसका कर्व रहेगा। इससे क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, इस पर्टिकुलर इस टॉपिक से आपको सीधा ग्राफ दे देगा, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बना देगा, एक कर्व दे देगा। यहाँ आपकी मोलार कंडक्टिविटी है और यहाँ पे अंडर रूट में कंसंट्रेशन है, उन्होंने अंडर रूट कंसंट्रेशन से स्टडी करी थी, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ ए लिख देगा, यहाँ बी। पहला क्वेश्चन होगा विच इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, ए और बी। तो क्या होगा आंसर? बी। तो ये अभी पता चल रहा है ना, क्योंकि हम अभी यही टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो जब सारे 10 चैप्टर पढ़ के एग्जाम में बैठोगे तब ये टॉपिक ही याद नहीं आएगा। समझ रहे हैं क्या? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो आपको क्या करना है, इसी ग्राफ को पीछे एक्सटेंड करके यहां ज्वाइन करना है, और ये वैल्यू जो भी होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। वो तो निकल जाएगा ना, आपको ग्राफ को स्ट्रेट लाइन पीछे खींचना है। आप स्केल यहां रख दो और उसको पीछे खींच दो, तो जिस भी पॉइंट पे वो वाई एक्सिस को कट कर रहा होगा वही आपका लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी हो जाएगा। किसके लिए? स्ट्रॉन्ग के लिए। क्लियर है ना? वीक का निकालने का अलग एक लॉ है ना, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो लॉ से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं, या चलो नेक्स्ट क्लास में लिखते हैं। हाँ, इनफाइनाइट कंसंट्रेशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हाँ हाँ, क्योंकि वो इतने ज्यादा आयंस हो जाएंगे। आप इनफाइनाइट कंसंट्रेशन का मतलब क्या कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा आयंस डाल दियो तो वही इंट्रायनिक इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, तो वो कंडक्टिविटी कर ही पाएगा, वहीं आपस में उन लोग लड़ते रहेंगे। आपने देखा ना कि वो हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में क्या पढ़ते थे, या याद करना कंसेप्ट, कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो आपको लग रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेज भागेगा, है ना, बट ऐसा ऐसा नहीं है। आपने एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का जो एक प्रॉपर मैनर्ड वे में उनका जो चलना था उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया, तो वो इधर उधर भागेंगे अब टेम्परेचर बढ़ने के कारण। ये वही बात हो गई कि आप अगर स्कूल में लाइन बना के ग्राउंड तक जा रहे हो, है ना, और पानी गिर गया, तो क्या आप लाइन में दौड़ोगे? क्या आप इधर उधर भागोगे ना? तो यही होता है इलेक्ट्रॉन के साथ जब टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है। टेम्परेचर बढ़ाए, उनको एनर्जी मिली, और वो जो अपना मैनर्ड वे में जा रहे थे ना, वो रैंडम इधर उधर होना चालू हो जाएंगे। तो जो मैनर्ड वे में जाके अच्छा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे, वो अनमैनर्ड होने के कारण, रैंडम होने के कारण उनका करंट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से करंट नहीं बढ़ता है, इनफैक्ट टेम्परेचर बढ़ाने से करंट कम हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। वही चीज इनके साथ होगी, अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो बहुत सारे आयंस हो जाएंगे अंदर, है ना। वीक वाले में भी बढ़ाओगे तो वीक वाला वैसे ही थोड़ा सा डाला था आपने, उतना ही डिसोसिएट नहीं हुआ था, आपने और डाल दिया, वो भी कहां डिसोसिएट होगा, है ना। तो अल्टीमेटली कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो थैंक यू। इसका ग्राफ और इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में लिखते हैं ना।